बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मुबश्शिर आपकी खिदमत में हाजिर जी। और जस्ट बेयर मी फॉर अ फ्यू मिनट्स बिकॉज आई एम अंडर वेदर और थोड़ी सी एलर्जी हुई है, इसलिए आप ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। मुझे थोड़ा एक शो करना है और बड़ा इंटरेस्टिंग शो है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की तो आपने बात सुन ली होगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर एक मरतबा कह रहे हैं कि जी मुझे क्यों निकाला 3 मरतबा। और उसके अलावा वो कह रहे हैं जनाब के एक नाड़ी के हाथ में आपने दे दिया था मुल्क, और उसने जो हशर नशर किया इस मुल्क का वो भी आपके सामने ही है। और जब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात की जाए या रीजन में जो हमारे इर्द गिर्द नेबर्स हैं उनकी बात की जाए, तो उसमें वो कह रहे हैं जनाब के अफ़गानिस्तान के साथ भी हालात बेहतर बनाने हैं और भारत के साथ भी हालात ठीक करने हैं। और 2 मरतबा उन्होंने कहा जनाब के यहाँ पे वज़ीर आज़म आए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स आए पाकिस्तान के अंदर, वाजपेयी भी आए और जनाब मूडी भी आया, लेकिन हालात ठीक नहीं हो सके कि उनकी कंटिन्यूटी नहीं रह सकी उनकी हुकूमत की। बातें तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें 3 मरतबा निकाला क्यों। क्या कारगिल वॉज द रीज़न कि उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया था। और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब कि अगर कारगिल का सवाल करना गलत था तो बाद में वक्त ने साबित किया कि उनकी जो क्वेरीज थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अबाउट कारगिल, दे वर राइट। वेल, इट्स हिज टेक ऑन द सिचुएशन, बट देन अगेन वो पूछ ज़रूर रहे हैं एक मरतबा फिर कि उन्हें क्यों निकाला। सो उन्हें क्यों निकाला गया उसका जवाब किसी हद तक बिलावल दे रहे हैं। बट देन अगेन जस्ट कीप इन माइंड कि दीज कुड बी लाइक मियर स्टेटमेंट्स जो मैं आगे आपको सुनाने जा रहा हूँ। और स्पेशली इलेक्शन से पहले इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, लेकिन बाद में अगर जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट आ जाए या हुकूमत बनाने का वक्त आ जाए तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिए जाते हैं। और मेरे ख्याल में आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं, आपको सब चीज़ों का इल्म है। और बिलावल साहब क्योंकि कह रहे हैं जनाब के मियाँ साहब कह रहे हैं कि उन्हें 2/3 मेजॉरिटी दी जाए और उन्हें 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया जाए। और बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उन्हें पहले वज़ीर आज़म सेलेक्ट किया था और उन्हीं के साथ उनका झगड़ा हो जाता है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, और इस बार भी अगर उन्हें सेलेक्ट किया गया तो फिर एक मरतबा झगड़ा हो जाएगा। और वो कह रहे हैं जनाब कि फिर वो जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सिलेक्ट किया जाता है 4थी मरतबा तो उसको ना आवाम मानेगी और ना मैं मानूंगा। अब मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि दिस कुड बी लाइक मियर स्टेटमेंट्स, और बाद में जब हुकूमत बनाने का वक्त आता है और वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। और ये आपने एक ट्रेलर देखा 16 महीने का कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कॉम्प्रोमाइज़ भी किए। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन इफ़ द इलेक्शंस आर कंडक्टेड ऑन February 8th, और उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी। एक जहन में ज़रूर चीज़ रखिएगा कि SIFC एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो पिंडी की तरफ से लिया गया, जनरल आसिम मुनीर की तरफ से लिया गया। और उस इनिशिएटिव को अगर सामने रखा जाए तो उसके समरात भी सामने आने शुरू हो गए हैं। आप UAE को देख ले, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज़ विच आर इन द पाइपलाइन जो कि चाहती हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस किया जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए और यहाँ पे पैसा लाया जाए। क्योंकि आज भी यहाँ पे चीज़ें अगर देखी जाए इंटरनेशनल मार्केट को सामने रखते हुए या इंटरनेशनल वैल्यूज़ जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़, उनको अगर सामने रखा जाए तो आज भी यहाँ पे 600% अंडर वैल्यू चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टर को यहाँ पे अगर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिल जाती है और SIFC के मुताबिक अगर उनको यहाँ पे पुल इन किया जाए इन्वेस्टर्स को, जैसे कि किया जा रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि MOUs कई जगह पे साइन हो चुके हैं, UAE आपके सामने है। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कई ऐसे ममालिक इस वक्त भी यहाँ पे इंतज़ार में हैं
कि जनाब वो यहाँ पे SIFC के प्लान को मद्देनज़र रखते हुए 2035 तक का ये प्लान है, उसको सामने रखते हुए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस उन्हें एक थोड़ी सी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए। और वैसे भी अगर थोड़ा सा पीछे अगर मुड़ के देखें आप, तो आपको नज़र आएगा कि जितने जो भी हुकूमत आती रही हो जाती रही हो, यहाँ पे हमेशा जो है बाहर से जो भी आया है, जो भी हेड ऑफ स्टेट आया है या हूसोएवर इज़ कंसर्न्ड, या जो भी बंदा यहाँ पे इंटरनेशनली आया है पाकिस्तान के अंदर, एंड इफ़ ही वांट्स टू गेट थिंग्स डन, और वो अगर उसको कोई यहाँ पे अश्योरिटी चाहिए है, तो वो हमेशा जो भी चीफ होता है उसके पास जाता है और उससे मुलाकात करता है, बिकॉज दे फील कंफर्टेबल कि वहाँ से जो कमिटमेंट मिलेगी पिंडी से, वो उसको जनाब ऑनर किया जाएगा। सो इस बार भी SIFC को देखा जाए तो उनकी नज़रें SIFC को सामने रखते हुए सिर्फ इस चीज़ पे लगी हुई हैं कि पिंडी जो है गारंटर है हमारी इन्वेस्टमेंट का, और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आने के लिए तैयार खड़ी हुई है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिनको टैप भी किया जा रहा है। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को भी टैप कर रहे हैं। अभी आज के दिन ही अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 20 मेंबर डेलीगेशन जो है वो चाइना गया है, और चाइना में जाके उन्होंने वहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर एवेन्यूज़, और आई पर्सनली थिंक कि इट्स गोइंग टू हैपन। एंड एजाज गौहर साहब जो है वो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, और जो मिनिस्टर है इंडस्ट्रीज़ के इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट जो जिस तरीके से हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट्स करेंगे उसका जो वॉल्यूम है दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी रीज़नेबल, और हमें उसमें कामयाबी मिल सकती है और मिलेगी। अगर यही चीज़ें हम सामने रखें, इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए अगर हम आगे चलें, तो इलेक्शन अगर 8 फरवरी को होते हैं तो फिर उसके बाद जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है कि क्या ये कॉन्टीन्यूटी जो है SIFC के प्लान्स की ये कायम रह सकेगी, नहीं रह सकेगी, या इसमें कोई हर्डल्स तो नहीं आ जाएंगे, क्योंकि नोबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि इसमें हर्डल्स आए, नोबडी वुड वांट कि इसमें कोई हर्डल्स आए SIFC के प्लान्स में, या इन्वेस्टमेंट जो पुल करने का जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया उसमें कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट कि यहाँ पे उनके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट को पुल करने में रुकावट पेश आए। सो एनीवे, ये सब चीज़ें सामने रखते हुए मैं पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ दोबारा जाऊंगा, और मेरे साथ आज मौजूद होंगे नबील गबोल साहब, लियारी से इलेक्शन लड़ते हैं, पीपल्स पार्टी के डाई हार्ड आई वुड से वर्कर हैं, एंड हमेशा लियारी में इन्होंने अपना काम किया, जो भी इनिशिएटिव्स लिए, और वहाँ पे सीटें भी निकालते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पहले इलेक्शन लड़े थे लियारी से, बट ही वॉज अनएबल टू मेक इट, लेकिन इस बार नबील गबोल साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? और थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर मैं चलूँ तो मैं पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा नबील गबोल साहब से कि ये जो इतना जो एग्रेसिव आई वुड से जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अगेंस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, ये क्यों है? ये सिर्फ इलेक्शंस की हद तक है या उसके बाद भी कायम रहेगी? नबील गबोल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप? मेहरबानी राना साहब, आपकी मेहरबानी, आपने बुलाया, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो नबील गबोल साहब। क्या इस बार भी लियारी से इलेक्शन आप ही लड़ेंगे? क्योंकि आपने बहुत काम किया है वहाँ पे और लोग आपको बहुत मानते हैं, आपकी फॉलोइंग है और बहुत आपको पसंद किया जाता है वहाँ पे। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक मरतबा फिर लियारी से क्या इलेक्शन लड़ना चाहेंगे या आप ही यहाँ से लियारी से इलेक्शन लड़ेंगे? राना साहब, ये मेरा फैसला नहीं होगा, ये पार्टी का फैसला होगा और पार्टी जो फैसला करेगी। और ये हल्का लियारी हमेशा शहीद बेनज़ीर भुट्टो यहाँ से MNA लड़ी, आसिफ अली जरदारी साहब भी यहाँ से MNA बने, बाद में मैं MNA यहाँ से बना। तो ये पार्टी फैसला करेगी। पार्टी ने अगर चेयरमैन बिलावल समझते हैं कि उनको लड़ना चाहिए तो मोस्ट वेलकम, भरपूर उनके लिए काम करेंगे उनके लिए, और उनको इस दफ़ा इंशाल्लाह जिताएंगे भी। और जिन्होंने 2018 में इंजीनियर किया था इलेक्शन, वो इस दफ़ा कामयाब उनको होने नहीं देंगे। इस दफ़ा बड़ी प्लान स्ट्रेटजी
हमने बनाई हुई है और इंशाल्लाह ये सीट दोबारा पीपल्स पार्टी को मिलेगी, चाहे चेयरमैन बिलावल लड़े या कोई भी लड़े। मुझे काम करना है। मैंने अप्लाई किया एज अ कैंडिडेट अपने नेशनल असेंबली के लिए। अगर पार्टी समझती है मेरिट पर मैं हूँ तो पार्टी मुझे टिकट देगी, लेकिन बहरहाल चेयरमैन बिलावल साहब का हल्का है, जो वो फैसला करे। सो अभी तक आपका ये फैसला नहीं हुआ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लियारी से इलेक्शन लड़ेंगे या आप लड़ेंगे? अभी ये फैसला नहीं हुआ? नहीं जी, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अभी तो टिकटों के ऊपर जो है पूरे सिंध में, पाकिस्तान में डेलिब्रेशन चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी हल्के का कोई फैसला नहीं हुआ। ओके। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है आजकल बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जहां तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है। इसकी वजह क्या ये तो नहीं है कि किसी हद तक वो वहाँ जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं वो शायद उस तरीके से सामने आके इलेक्शन नहीं लड़ रहे इस वक्त जिस तरह हमने 18 में देखा था, और वो जो वोट बैंक है, जो यंगस्टर है जो पहले वोट नहीं दे सकता था और अब इस मर्तबा अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो वोट देने के काबिल हो जाएगा या उसकी एज उस ब्रैकेट में चला जाएगा कि उसको वोट दे सकेगा। सो अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं तो फिर उसमें उन वोटर्स को टैप करने के लिए जो कि पीटीआई की तरफ जाते थे या पीटीआई की तरफ इस वक्त शायद उस तरीके से ना जा पाए, उन वोटर्स को टैप करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है इस एग्रेसिव स्टेटमेंट्स की तरफ जा रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, या यू सी समथिंग एल्स? देखिए राना साहब, नवाज शरीफ साहब को क्रिटिसाइज करने के रीजंस एक नहीं है, कुछ मेरे ख्याल में 1 दर्जन रीज़न है। और उनका रीज़न सबसे पहला ये है कि हमने पीडीएम ने के इस प्लेटफॉर्म से हटकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो रोल प्ले किया, इमरान खान को हटाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करने में पीपल्स पार्टी का हाथ था। ये सारी स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी ने बनाई थी। इमरान खान को जब हटा दिया गया उसके बाद मियां शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने में अहम रोल पीपल्स पार्टी का था और किसी का भी नहीं था। पीडीएम में दूसरी जमातें थी लेकिन उनका इतना रोल नहीं बनता जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। उस वक्त के नवाज शरीफ साहब में और आज के नवाज शरीफ साहब में बड़ा फर्क है। पहले वो कहते थे वोट को इज्जत दो, अब वो किसी और को इज्जत दे रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी, जमहूरियत में ये है कि आप किसी को रोकने की कोशिश नहीं करें, किसी पहलवान का हाथ बांध के उसको रिंग में मत डालें, उसको लड़ने दें, चाहे वो कोई भी जमात हो। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब या पीएमएल नून जो है जिनको खतरा है किसी एक पार्टी से और वो समझते हैं कि इस पार्टी को बैलेट पेपर पे निशान भी नहीं उसका आना चाहिए और फिर जो है मुकाबला वो समझते हैं पंजाब में उनका किसी के साथ नहीं है, तो ये उनकी भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब में बहुत एक्टिव है और आप सरप्राइजेस देखेंगे। आप देखें कि वाहिद पार्टी है जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन का अभी से ही कैंपेन शुरू कर दी है। चेयरमैन बिलावल हर जिले में जा रहे हैं, शुरुआत उन्होंने केपीके से की है और वहां पर जबरदस्त पजीराई मिल रही है। जहां जहां जा रहे हैं हजारों लोग बाहर निकल रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। ये चीज परेशान कर रही है नवाज शरीफ साहब को और यही वजह है कि वो जा रहे हैं ऐसी जमातों के साथ हाथ मिलाने, सीट एडजस्टमेंट करने जिनका अपना कोई वोट बैंक है ही नहीं। अब आप देखें कि एमक्यूएम के साथ उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की सिंध में हमें छेड़ने के लिए। हमारा लड़ाई शुरू हुआ जब वो सिंध में आकर उन्होंने जीडीए वालों को, उन्होंने एमक्यूएम वालों को सबको कहा कि जी हमारे साथ मिले, चूंकि हम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और सिंध की गवर्नमेंट भी हम बनाएंगे। तो जब उन्होंने हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की, हमारे लोगों को अप्रोच किया, हमारे साथ जिनके इत्तेहाद था उनको जाकर अपनी तरफ लाने की कोशिश की, तो फिर जाहिर है हम भी वही कोशिश करेंगे जो सिंध में वो कर रहे हैं। हमने पंजाब में वो कोशिश कर ली। हमने पंजाब में जो है और बलूचिस्तान में, खासकर बलूचिस्तान में भी जाकर उन्होंने जिन लोगों के साथ आप यकीन करें कि वो पार्टी में, पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वाले थे, ऐलान करने वाले थे, और इन्होंने अपनी तरफ
किस तरीके से अपनी तरफ खींचा ये आप भी जानते हैं, अपनी तरफ लेकर गए और उनको शमूलियत करवाई। तो जब ये हमें छेड़ेंगे और इंटरफेयर करेंगे तो हमारे पास भी बड़े राज हैं इनके 18 महीने के, हमारे पास भी बहुत सारी बातें कि 18 महीने इन्होंने किस तरह गवर्नमेंट चलाई। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए, अपने आप को ड्राई क्लीन करने के लिए इन्होंने इसके अलावा 18 महीने में कुछ नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म करना, शहबाज शरीफ के अपने पूरे शरीफ, नवाज शरीफ साहब के अगर केसेस की बात की जाए, टारगेट यही था। नवाज शरीफ साहब के केसेस की अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब के केसेस तो 16 माह की हुकूमत में नहीं हुए खत्म। दूसरी बात आप कह रहे हैं जनाब के राज आपके पास 16 महीने के हैं, और वो राज क्या है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक की कंपल्शन है, ब्रेक के बाद, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नबील कबोल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी नबील कबोल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया जिसमें इत्तेहाद थे जो आपको पसंद नहीं आई, लाइक GDA का और MQM का इत्तेहाद कराची में जो किया जनाब मुस्लिम लीग नून ने, वो आपको पसंद नहीं आया। उसके अलावा जनाब सारा किया कराया, यानी कि आपने सो मेनी वर्ड्स यू सेड दैट कि जनाब आपने नो कॉन्फिडेंस मूव पीपल्स पार्टी लेके आई, उसके बाद जनाब हुकूमत पीपल्स पार्टी ने बनाई और हुकूमत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को बनाया और सब कुछ आप लोगों ने किया। लेकिन उस वक्त शहबाज शरीफ साहब डिफरेंट थे, आज शहबाज शरीफ साहब डिफरेंट है। यानी कि आप इंडिकेट कर रहे हैं या आप कहना ये चाह रहे हैं कि उस वक्त उनका बयानिया डिफरेंट था, आज उनका बयानिया डिफरेंट है। बलूचिस्तान में जो लोग आपके साथ पहले शामिल हुए थे वो चले गए वापस जनाब नून लीग में, वो आपको पसंद नहीं आई बात। लेकिन वो 16 महीने के कौन से राज हैं, वो राज कौन से हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं आपको बता सकता हूँ, वो कौन से राज बताना चाहेंगे जो 16 माह के थे, वो जरा आप शेयर करें ना हमारे साथ। राणा साहब, मैंने ये नहीं कहा मैं आपको बता सकता हूँ, ये मैंने कहा कि अगर हमें ये ज्यादा छेड़ेंगे तो हम बता सकते हैं कि 16 महीने अभी आपको ज्यादा नहीं छेड़ा कैसे की, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अभी तक ज्यादा नहीं छेड़ तो देखे ना वो हमें छेड़ रहे हैं, हम उनको भी छेड़ रहे हैं। अब आप वो इतने मजबूर हो गए हैं कि मुस्लिम लीग काफ से जाके सीट एडजस्टमेंट कर लिया है, जहां पर वो बात करना पसंद नहीं करते थे चौधरी शुजात से। वो इतना मजबूर हो गए हैं कि IPP के पास चले गए, जिनकी अपनी एक सीट भी नहीं है, उनके साथ हर जगह जहां पर किसी का कोई सीट नहीं है उसके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यानी सीट के बगैर सीट एडजस्टमेंट हो रहा है। तो आप देखें ना ये क्यों मजबूर हो रहे हैं। इनको जो खतरा जो है ना कि वो तो एक तो इन्होंने काम करके दिखा दिया, दुनिया को बता रहे कि जी हमारा मुकाबला पंजाब के अंदर जो है वो बल्ले के साथ नहीं है, क्योंकि बल्ला बैलेट पेपर पे होगा नहीं, चले नहीं है तो फिर आपका मुकाबला फिर पीपल्स पार्टी के साथ है। बल्ला बैलेट पेपर पे नहीं होगा, आगे आने वाले दिनों में कबूल साहब बल्ला बैलेट पेपर पे नहीं होगा। जो हालात मुझे जो हालात लग रहे हैं, मैं जो हालात में देख रहा हूं, और जो मुस्लिम लीग वाले जितने कॉन्फिडेंट है, पिछले दिनों मेरी उनसे दोस्त हैं हमारे, मेरे साथ असेंबली में रहे, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नहीं होगा। अच्छा। तो जो न्यूज मिल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। तो ये चीज देखे ना, हम कभी नहीं चाहते हैं चले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। ठीक है, आपने अपना बताया कि आप लोग नहीं चाहेंगे कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर ना हो, आप चाहते हैं कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हो। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नहीं होगा तो हाउ विल पीपल्स पार्टी टेक इट? आपका क्या रिएक्शन होगा उसमें? देखिए, हम बार बार जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, और जो फील्ड मिल रहा है वो एवन फील्ड मिल रहा है, वो मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है। अच्छा। अब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो एवन फील्ड की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा मुकाबला इसलिए मुस्लिम लीग नून के साथ है कि मुस्लिम लीग नून को खतरा पीपल्स पार्टी से है। अच्छा। अब आप आ जाए कि आप सोचते होंगे कि जी पंजाब में पीपल्स पार्टी ने जो काम किया है। एक मिनट नबील साहब, उधर चलते हैं, एक पंजाब की तरफ चलते हैं। मुझे जरा एक क्लैरिफाई कर दे एक चीज, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन क्या है आपके नजदीक? लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन ये है कि आप एक पार्टी को तो कॉर्नर कर रहे हैं और दूसरी पार्टी को जो है आप प्रमोट कर रहे हैं।
और साफ ये वाजे है कि वो किसको प्रोमोट किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है, और ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हवा का रुख जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है और अगला वजीर आजम नवाज शरीफ बन रहा है। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो लोग जो हैं वो यही समझेंगे अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, तो जाहिर है लोगों की परसेप्शन एक बन जाती है। हमारे मुल्क में जब परसेप्शन बन जाती है तो फिर वो उस तरफ वोट जाता है। तो आप प्री पोल रिगिंग ना करें ना। अच्छा एक मिनट, अब एक जरा थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। मुझे ये जरा फिगर आउट करने की जरूरत है, मैं फिगर आउट करना चाह रहा हूं और आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर फॉर पीपल्स पार्टी कि पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस मूव लाती है, एक जरा पीटीआई की हुकूमत घर चली जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, नो कॉन्फिडेंस मूव किसी के खिलाफ भी आ सकती है। उसके बाद हुकूमत आप लोग बनाते हैं, आप हुकूमत बनाते हैं 16 माह की, उसमें शहबाज शरीफ साहब को आप बकौल आपके आप उनको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। एवरीथिंग वाज हंकी डोरी, ठीक है, 16 माह सब चीज़ें ठीक थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एज अ फॉरेन मिनिस्टर, इस पर कोई शक नहीं, हो गया सब कुछ। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर सडनली आपने जनाब ये कहना शुरू कर दिया कि आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? क्या ऐसा कहाँ पे गलत हुआ, क्या चीज़ गलत हुई, कहाँ पे आपको नजर आना शुरू हुआ अदर देन दिस थिंग जो आपने पॉइंट आउट की कि जनाब एक तरफ आपने हवा चला दी और जनाब के यही वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ही बनेंगे वजीर आजम, वो एक परसेप्शन बनना शुरू होगी। अदर देन दैट आपके पास और क्या गिला है या आप क्या चीज सामने रखना चाहते हैं? देखिए हमारे पास गिला यही है कि कानून एक लॉ जो क्या कहती है, लॉ के मुताबिक चलना चाहिए। लॉ ये कहती है कि अगर किसी के ऊपर जो है केसेस चल रहे हैं और अगर वो शख्स जो है मफरूर करार दे दिया गया है और उस शख्स को सज़ा 25 साल की मिल गई है तो उस शख्स का केस कैसे ख़त्म यानी कोर्टों से हो रहा है, उस शख्स को किस तरीके से प्रोटोकॉल मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर का, उस शख्स को जो है क्यों प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और जो दूसरी साइड है उनके खिलाफ जो है वो केसेस बना रहे हैं। अगर आप एक पार्टी दूसरी साइड से मुराद आपकी दूसरी साइड से क्या मुराद, जितनी दूसरी साइड से क्या मुराद, दूसरी जमातें आप मुझे बताएं कि अभी आपको पता है इट्स पीपल्स पार्टी वर्सेस ऑल द पार्टीज। अब जितनी पार्टीज है वो एक तरफ हो गई हैं, वो मुस्लिम लीग नून के लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गड़बड़ कहाँ पे हुई पीपल्स पार्टी के साथ? इन सो मेनी वर्ड्स आर यू ट्राइंग टू से, मौलाना साहब भी उधर चले गए ठीक है, लेकिन इन सो मेनी वर्ड्स यू ट्राइंग टू से कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया। नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ हाथ नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अच्छा, हम तो इस तरीके से कहेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही पार्टी की तरफ इंसाफ कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ जब ख़त्म हो गई है तो वो इंसाफ जो है वो इंसाफ का जो फॉर्म है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। अच्छा ये बताएं मुझे एक मुझे बात बताएं आप नबील साहब, एक बात बताइएगा कि यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की बहुत अच्छी दोस्ती है आसिफ जरदारी साहब के साथ, ठीक है, और हर वक्त पे आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ रहे हैं और मौलाना साहब के बारे में आसिफ जरदारी साहब ने कई मरतबा कहा है कि अगर मेरे से अगर एक कमिटमेंट कोई करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब तो वो उसको पूरा करते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आपके साथ नहीं चल रहे, GDA के साथ मिल जाते हैं, आगे MQM के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं कराची में अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, सारे आपके अगेंस्ट कैसे हो गए? मौलाना देखे मौलाना फजल रहमान आज भी दोस्त है बड़े अच्छे आसिफ अली जरदारी साहब के। मौलाना फजल रहमान को शहबाज शरीफ ने जाकर कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बना, हालांकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट ही नहीं होंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ। मुस्लिम लीग होगा वो शहबाज शरीफ ही होगा। एक मिनट रुक जाइए, क्या बात करें, बहुत बड़ी बात करें आप, क्या कह रहे हैं? आइंदा आने वाले इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है? मैं फिर ये दोहरा रहा हूँ मुस्लिम लीग नून की तरफ से कैंडिडेट जो होगा वो नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे,
वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। और मुझे दिख रहा है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो पहले ही डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट में आए हैं और डिस्क्वालिफिकेशन उनकी हो चुकी है 5 साल के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए। ऐसे सूरत हाल में वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पीएमएल नून का कैंडिडेट शहबाज शरीफ होगा। ओके, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि आइंदा इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस के बाद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट जो भी होंगे वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वही सॉरी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से चले। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर शहबाज शरीफ साहब होते हैं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, तो आसिफ जरदारी साहब, जैसे आपने कहा और जैसे हमें इसका इल्म भी है कि शहबाज शरीफ साहब को बनाने में, वजीर आजम बनाने में जो 16 माह की हुकूमत थी, जरदारी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। तो दैट मीन्स कि अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं इलेक्शंस के बाद, अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो फिर उसके बाद अगर बनते हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग यू विल बी कंफर्टेबल विद वर्किंग विद शहबाज शरीफ साहब, ऐसे ही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून अगर ये समझ रही है कि वो सोलो फ्लाइट करके 2/3 मेजॉरिटी लेकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो ये उनको भी पता है कि ये नहीं बन सकेंगे। किसी भी एक जमात को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी नेशनल असेंबली में। उसकी बात नहीं कर रहा, पार्टी भी यही कह रही है। नबील साहब सुने ना मेरी बात। एक मिनट नबील साहब, एक मिनट आप साथ क्लैरिफाई करते जाए ना तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी फिर, क्योंकि वो कहीं से कहीं निकल जाती है बात। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ आपसे कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे नून लीग की तरफ से, और उसके बाद अगर नून लीग को अगर शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर बनाना है उसमें पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी, सोलो फ्लाइट वो नहीं ले सकते और उसमें पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी। और पीपल्स पार्टी की अगर जरूरत पड़ेगी तो आप पहले भी शहबाज शरीफ साहब के साथ काम कर चुके हैं, तो वंस अगेन यू विल बी कंफर्टेबल वर्किंग विद शहबाज शरीफ साहब, नॉट विद मियां नवाज शरीफ साहब। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफा 100+ सीटें उठाएगी। अच्छा। पाकिस्तान भर में। ओके। और 100+ सीटें उठाने वाले का मुकाबला होगा द मुस्लिम लीग नून के साथ। हम ये कह रहे हैं कि हमें अगर मेजॉरिटी मिलती है तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। अच्छा। ऐसे सूरत में हम चाहते हैं सपोर्ट, जिस तरह हमने पहले सपोर्ट की है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की, अब हम चाहते हैं, हम तवक्को करते हैं कि शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें सपोर्ट करेगी। और हमें अगर वो सपोर्ट करेगी कोalition गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर बनाने में और जिस जी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर बनाने में, और फिर उसके बाद जो है कोलिशन में हमारे साथ रहें, जिस तरह हम पहले उनके साथ रहे 18 महीने, अब इस दफा वो हमारे साथ रहे। इसी तरीके से जो उन्होंने वादे किए मौलाना फजल रहमान के साथ, मैं सिर्फ मौलाना साहब को इतना कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून के वादे जो है ना, मेरे पास बाकायदा सबूत मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं कि जिनके साथ वादे किए और लास्ट मोमेंट में जो है वो वादे तोड़ देते हैं। तो मौलाना साहब को जो है ना मुस्लिम लीग के नून पे वादों के ऊपर यकीन नहीं रखना चाहिए। जो आसिफ अली जरदारी साहब ने वादा किया है उसके ऊपर उनको यकीन होना चाहिए, क्योंकि जरदारी साहब जो कमिटमेंट करते हैं ना फिर वो अपनी भी नहीं सुनते हैं। ओके, नाउ अब मुस्लिम लीग नून ने मौलाना साहब के साथ क्या वादा किया है? मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे। अच्छा, ये वादा किया है। इस कमिटमेंट में जो है फजल रहमान साहब, मौलाना साहब इस तरफ आए हैं। ओके, तो आप लोगों ने मौलाना साहब के साथ क्या वादा किया है, यानी कि पीपल्स पार्टी ने? हमने ये कमिटमेंट किया है, जो हमने भी यही कमिटमेंट किया है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में वो सपोर्ट करेंगे तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब प्रेसिडेंटशिप के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये मैं जाती अपना एक राय दे रहा हूँ, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है या पार्टी की तरफ से मैं ये एज अ स्पोक्समैन बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा एक जाती राय है कि उस सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ठीक है, हो सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो मौलाना साहब को मुस्लिम लीग नून वाले प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे और जरदारी साहब, यानी कि जरदारी साहब अगर बिलावल साहब बन जाते हैं तो जरदारी साहब जो है वो मौलाना साहब को प्रेसिडेंट बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही है ना? तो इधर कश्मकश चल रही है कि मौलाना साहब को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है।
इधर से नून खींच रही है मौलाना साहब को, उधर से पीपल्स पार्टी खींच रही है। जरा जबरदस्त। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ जी, मुझे अशद जरूरत है एक ब्रेक की। नबील कबोल साहब मेरे साथ मौजूद है और वो कह रहे हैं जनाब कि मौलाना फजल रहमान साहब को जो कमिटमेंट पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं उस पर चलना चाहिए और उस पर अमल दरामद करना चाहिए और उस पर ही जनाब रिलाय करना चाहिए। और नून लीग जो उन्हें कह रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं या उनको बनाया जा सकता है या उनको हम बनाएंगे, उस पर जनाब वो एतबार ना करे, वो पीपल्स पार्टी वालों पे यानी कि जरदारी साहब पे एतबार करें, हम उन्हें प्रेसिडेंट बनाएंगे। अपना नबील कबूल साहब थोड़ा सा आगे चलते, इलेक्शंस में आप कह रहे हैं कि जो पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है और सदरन पंजाब की आप बात करें कि वहाँ से आपको सरप्राइजेस देंगे और 100 से ज़्यादा सीटें आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी निकालेगी MNA की सीटें। मैं सिर्फ साउथ की बात करूं तो वहां से निकालेंगे आप लोग सीटें निकालेंगे और आप लोग निकालेंगे वहां से साउथ से पीपल्स पार्टी वाली सीटें निकालेंगे पंजाब से, तो फिर IPP कहां जाएगा? वो भी उसका भी तो बड़ा स्ट्रांग होल्ड है वहां पे। राणा साहब पहले तो मैं क्लैरिफाई करूं कि मैंने ये नहीं कहा कि प्रेसिडेंट जरदारी ने कमिटमेंट की है मौलाना फजल रहमान के साथ। मैंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट की है तो उसके ऊपर उस कमिटमेंट पे यकीन ना करें। अगर जरदारी साहब ने कमिटमेंट की है तो उस पर यकीन करें, क्योंकि जरदारी साहब जब कमिटमेंट करते हैं तो वो पूरा करते हैं। ये मैंने बताया आपको, क्योंकि ये तो पार्टी की पॉलिसी नहीं है कि मैं बयान दूं अपनी तरफ से, पार्टी खुद बयान देगी। लेकिन ये दूसरी बात आपने की कि इतने वोट आप सीट कहां से उठाएंगे, कि देखें सिंध में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। आपको भी ये पता है कि सिंध के अंदर हमारा कोई, जितने ये GDA कोशिश कर ले, मुस्लिम लीग नून कोशिश कर ले, MQM कोशिश कर ले, इनको कुछ सीटों के अलावा और सीटें नहीं मिलेगी। फिर आप आ जाए बलोचिस्तान में हमने काफ़ी अच्छा होमवर्क किया हुआ है। बलोचिस्तान में 16 सीटें हैं, 16 में से हमें 5 से 6 सीटें मिलेंगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से फिर आप पंजाब में आए, साउथ पंजाब में हमने बड़ा अच्छा काम किया है। साउथ पंजाब में हमें 20 के करीब जो है टोटल उनकी सीट हैं, लेकिन उसमें से भी हमें तकरीबन 7 से 8 सीटें मिलेंगी। इसी तरीके से सेंट्रल पंजाब में भी हम काम कर रहे हैं इस वक्त। जरदारी साहब आपको पता है ज़्यादातर तवज्जो उनका पंजाब में ही है। सेंट्रल पंजाब में भी हम करेंगे और सेंट्रल पंजाब में भी आप देखना कि अच्छी खासी हमें सीटें मिले। अब मुकाबला क्या है? ये है कि कौन ज्यादा सीटें उठाता है। मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ और सिर्फ पंजाब है। मुस्लिम लीग नून के पास ना बलूचिस्तान है, ना मुस्लिम सिंध है, ना KPK है। हमारे पास जो है अभी जो KPK में जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि चेयरमैन बिलावल को जिस तरह पजीराई मिल रही है, वहां से हमें काफी उम्मीदें हैं कि सीटें हमें मिलेंगी। ANP भी हमारे साथ है। आप देखें जो सीटें निकाल सकते हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो हमारे साथ है। और आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो वंडर्स करके दिखाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने जिस तरीके से, आपको याद होगा, यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन इसके लिए अपना सेनेट के मेंबर के लिए वोट दिलाए थे, तो मेजॉरिटी वोट जो थे वो PTI के थे, लेकिन जीते कौन? पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट। तो आप लास्ट मोमेंट में जब डब्बा खुलेगा फिर पता चलेगा कि डब्बे से वोट किसके निकलते हैं। चलो डब्बे में बताए कोई भी बताए, किसी को भी आप बिलावल भुट्टो के जरदारी साहब के अलावा भी कोई वज़ीर आज़म बन सकता है अगर आप लोग, इफ यू पीपल आर एबल टू मेक इट टिल देयर, यू नो। नहीं, द ओनली कैंडिडेट फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चेयरमैन बिलावल ही होंगे। ओके, सो मैं एक दफ़ा फिर एक चीज़ में ज़रा थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता हूँ उस चीज़ में। मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को सूट करते हैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर द कमिटमेंट इज़ देयर फ्रॉम नून लीग, जो कि नून लीग की तरफ से कमिटमेंट आप कह रहे हैं उनको कि उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा मौलाना फजल रहमान साहब को, अगर वो कमिटमेंट है तो वो उस पर यकीन ना करें? ये तो आपने कहा था ना कि उस पर यकीन ना करें। जी बिल्कुल कहा था। ये बात सही है? बिल्कुल। ओके, सो अगर वो बिल्कुल, क्योंकि वो अपने वादों पे कभी पूरा नहीं उतरते। ओके, वो अपने वादों पे नून लीग वाले बकौल आपके अपने पूरा नहीं उतरते। सो अगर वो नहीं पूरा उतरते तो क्या बात है, क्या ऐसी वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब, उनके दोस्त आसिफ जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के साथ उनके हमेशा बड़े अच्छे ताल्लुकात मौलाना साहब के, वो आप लोगों पे काउंट नहीं कर रहे, आप लोगों पे रिलाई नहीं कर रहे, वो उस तरफ रिलाई कर रहे, नून लीग की तरफ, नून लीग वालों की कमिटमेंट पे रिलाई कर रहे?
देखिए मौलाना फजल रहमान जो है ना वो हमेशा हवा का रुख देखते हैं। अच्छा। इस वक्त हवा जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के फेवर में चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे 15 जनवरी के बाद ये हवा का रुख जो है ना ये तब्दील हो जाएगा। अच्छा। और फिर जो है मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें अभी भी हो रही है पार्टी की लीडरशिप की। अच्छा। उनके साथ राब्ते में है। मतलब जरदारी साहब जो है, लेकिन जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ राब्ते में है, मुलाकातें उनकी हो रही हैं। उनकी दोस्ती है, वो क्यों ना मुलाकातें करें, क्योंकि देखें पिछली हुकूमत अगर पीटीआई की गिराई है तो वो फिर मिलकर गिराई है ना, लेकिन मेन किरदार जरदारी साहब का था। जरदारी साहब की एडवाइस पर अगर पहले ये पीडीएम वाले चलते तो बहुत पहले पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाती, लेकिन ये उस वक्त नहीं हमारे एडवाइस पे चले और उन्होंने यकीन नहीं किया हमारे ऊपर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ से नहीं कुछ हो जा रहा है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा कि अब आप ड्राइविंग सीट पे बैठे। ओके, ठीक है, गॉट योर पॉइंट जी। नबील कबूल साहब, इट्स अ प्लेयर टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सी यहाँ पे चीज़ों को क्लैरिफाई कर दिया, बहुत सी क्लैरिटीज दी आपने, बहुत से लोगों के जहनों में जो सवालात थे उनके जवाबात आपने दे दिए। और आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर जी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।